हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अकेडमी पॉलिटिकल साइंस। मैं नीरज पारिक स्वागत करता हूं आपका इंडिया के नंबर 1 एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे। और आप मेरे साथ में इस प्लेटफॉर्म से जुड़ के पढ़ रहे हैं पॉलिटिकल साइंस पेपर 2 में हमारा बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उसकी एक सीरीज चल रही है और इस सीरीज में आपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की कुछ अपब्रिंगिंग देखी, उसके बाद में पार्ट 22 आर्टिकल 393, 394, 394A, 395 देखा। उसके बाद में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक बिगिनिंग यानी हमारी प्रियम्बल को आपने देखा। प्रियम्बल के अंदर हमने प्रियम्बल का ओरिजिन कैसे हुआ ये देख लिया। उसके बाद में हमने देखा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की प्रियम्बल के कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज को हम देख रहे हैं। तो जो लोग देखते हुए लगातार इस प्रक्रिया के पार्ट बने हुए आ रहे हैं, पढ़ के मजा आ रहा होगा ऐसी मुझे उम्मीद है। तो सभी लोग जो हमारे साथ में जुड़ रहे हैं गाइस, एक बार फटाफट शेयर कर दीजिए। शेयरिंग इज केयरिंग, यू नो दैट वेरी वेल। बैक टू बैक शेयरिंग होनी चाहिए। मैक्सिमम स्टूडेंट्स हमारे साथ में क्लास में रहे तो मजा कुछ और आएगा, इसलिए शेयरिंग इज केयरिंग वाले फंडे को एकदम ध्यान रखिएगा। आप लोगों की यूट्यूब पे हम आपको पढ़ा रहे हैं, आपकी कोई फीस नहीं है, एकदम फ्री क्लास आपकी होती है। माफ कीजिएगा। तो फिर क्या आप लोगों के लिए एक ड्यूटी जो आपको हम देते हैं, छोटा सा काम एक देते हैं, वो काम ही देते हैं कि आप जो है वो एक बार बैक टू बैक अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर एक बार क्लास को जरूर कर दें। तो शेयर करने से क्या होगा, सब तक मैसेज पहुंच जाएगा और ज्यादा बच्चे इस क्लास में आएंगे तो जितनी ज्यादा स्ट्रेंथ होगी उतनी क्लास को देखने का मजा हमें भी कुछ और ही आता है। तो प्यारे साथियों, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आप मेरे साथ में पढ़ रहे हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आप लोगों के टोटल 5 सेशन हो चुके हैं और ये सेशन नंबर 6 मैं आप लोगों के लिए लेकर के आज आया हूं। और इस सेशन नंबर 6 में हम आज प्रियम्बल को उम्मीद ये करेंगे कि प्रियम्बल वाले पार्ट को आज हम कंक्लूड कर लें। तो कल से पार्ट 1 से लेकर के फिर 21 पार्ट तक की पूरी जर्नी शानदार, मजेदार, दमदार होगी। जल्दबाजी हमें नहीं है, जल्दी है वो चले गए बच्चे लोग, है ना। जल्दबाजी वाला काम नहीं, एक एक चीज को धीरे 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 कहते हैं। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। तो धीरे धीरे सब कुछ हो जाता है। हौले हौले हवा चलती है, हौले हौले प्यार भी हो जाता है। तो उसी हौले हौले की गति में हम भी धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। तो देखिए, आप लोगों को पढ़ के जो मजा आ रहा है उतना ज्यादा मजा मुझे पढ़ाने में आप लोगों को आता है, क्योंकि जिस उत्साह, जिस जुनून जोश के साथ में आप पढ़ते हैं उसकी बात ही कुछ और है। तो तैयार हैं सभी लोग? चलिए, आप लोग जब तक शेयर करते हैं तब तक हम आपको इंफॉर्मेशन हमारे प्लस कोर्स की दे देते हैं। मेरे प्यारे साथियों, प्लस कोर्स आप लोगों का मैं स्टार्ट कर चुका हूं और जो प्लस कोर्स आप लोगों का चल रहा है, ये प्लस कोर्स आपका थ्योरी का चल रहा है, यानी राजनीतिक सिद्धांत। अब इस प्लस कोर्स को ज्वाइन आपको कर लेना है। ये कंप्लीट कोर्स हमारा जो टारगेट है वो जून 2021 हम टारगेट में लिए चल रहे हैं। जून 2021, जून 2021 हमारा टारगेट है और उसी टारगेट को पूरा हमें कर लेना है दमदार तैयारी के साथ में। तो प्यारे साथियों, फिर बहुत ज्यादा देर नहीं करनी है, ज्वाइनिंग हमें करनी है। अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले लीजिएगा। रेफरल कोड यूज करना है आपको पारिक 10 PAREEK10 टू गेट 10% इंस्टेंट ऑफ। सब्सक्रिप्शन जब आप लेंगे तो फीस में देखो छूट सबको पसंद आती है, तो ये 10% डिस्काउंट आपको इंस्टेंट मिलेगा। पेपर 1 आपको कंप्लीट प्रिपरेशन, बेस्ट ऑफ द टीम, मेरी पूरी टीम लगी हुई है, बेहतरीन तरीके से पढ़ा रही है। और पेपर 2 केवल और केवल मैं पढ़ा रहा हूं, ये मैं आपको करवाऊंगा कंप्लीट। ऑल 10 की 10 यूनिट्स इसमें आपकी कवर होंगी। तो बिना कोई झिझक के, बिना कोई देरी के एडवांस स्टडीज के लिए हमें क्या ज्वाइन कर लेना है, हमें अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना है, जिसे हम प्लस कोर्स का सब्सक्रिप्शन कहते हैं। और मेरी रिक्वेस्ट ये है प्यारे साथियों कि 12 मंथ्स और 24 मंथ के सब्सक्रिप्शन में ज्वाइन करिए। बहुत बच्चे ज्वाइन ऑलरेडी कर चुके हैं, तो आप पीछे ना रह जाएं, है ना। जो लोग आ चुके हैं, ये कंपटीशन है भाई, हर एक आदमी को दूसरे को डिफीट करना ही तो है। यहाँ पे सीटें लिमिटेड है, बच्चे ज्यादा हैं, तो जिसके ज्यादा मार्क्स होंगे वही आगे बढ़ेगा। और मार्क्स लेने का मतलब क्या है, अपनी तलवार को धार देने वाली बात है। तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी लग चुके हैं अपनी प्रिपरेशन में और बेस्ट ऑफ एजुकेटर के साथ में बेस्ट ऑफ एजुकेशन आपको मिलेगी, तो रिजल्ट भी बेस्ट आएगा, ये मेरा विश्वास है। तो आप कहीं ये ना हो कि देर हो जाए, गाना है ना, देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए, तो भैया देर ना लगाना, पारिक 10 कोड यूज करना और बता देना अनअकैडमी में कि भैया
हमारे पास कोड है, रेफरल कोड पारिक सर का, उसके ऊपर हम जाएंगे और पारिक सर से पॉलिटिकल साइंस की 10 यूनिट पढ़ेंगे और जीआरएफ को सिक्योर करेंगे। तो इसमें पेपर 1 भी कंप्लीट होगा, पेपर 2 भी होगा। प्यारे बच्चों, जून के अलावा भी आगे की जो तैयारी कर रहे हैं वो बच्चों का स्वागत है। दिसंबर वालों के लिए कोर्स नहीं है, ध्यान रहे। तो 12 महीने और 24 महीने का सब्सक्रिप्शन रेफरल कोड के अंदर अच्छे से PAREEK10, राइट। तो फिर जुड़िए और हिट एंड ट्रायल मत करना, 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ वाला पैसा डूबेगा, कोई मतलब नहीं है। बढ़िया तरीके से एक ही बार में 12 महीना 24 महीने की छलांग लगाओ, क्योंकि सर कैसा पढ़ाते हैं ये देखेंगे। भाई यूट्यूब पे जैसा पढ़ा रहा हूं इससे तो 21 ही मिलेगा। अब यूट्यूब पे अगर सेटिस्फाई है पढ़ के तो विश्वास करिए वहां भी सेटिस्फाई हो जाएंगे। चलिए फिर शुरुआत करते हैं हमारे टॉपिक की। आते हैं जनाब, हम क्या पढ़ रहे थे, हमारा टॉपिक चल रहा था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान, और मूल टॉपिक क्या है हमारा, प्रस्तावना, प्रियम्बल। अब प्रियम्बल को देखने में जो हमने समझ में आया, थोड़ा सा रिकैप आप लोगों को देता हूं। आप लोगों को पता होना चाहिए, तारीख में यदि बोलूं कि 13 दिसंबर 1946, आप लोगों के दिमाग में क्लिक होना चाहिए भैया, अच्छा इस दिन पंडित नेहरू ने उद्देशिका को संविधान सभा के सामने रखा था। ओके, उसके बाद में मैं लिखूं 22 जनवरी 1947, सर उद्देशिका को स्वीकार कर लिया गया था। और उसके बाद के जो पॉइंट्स मैंने आपको क्लियर किए थे मेरे प्यारे साथियों, वो पॉइंट जो मैंने आपको क्लियर किए थे, वी द पीपल को मैंने आपको समझाया था। वी द पीपल आप लोगों को क्लियर किया था, उसके बाद में सॉवरेन क्लियर किया। आज हमारी बारी है सोशलिस्ट को, कुछ कुछ मैंने समझा दिया था, थोड़ा डिटेल में करेंगे और आज लगभग पूरा टॉपिक हमारा ये कवर हो जाएगा। प्यारे साथियों, आज का पहला हमारा शब्द है समाजवादी, सोशलिस्ट। आइए और शुरुआत करते हैं फिर। सोशलिस्ट या समाजवादी। प्यारे मित्रों, सबसे पहले तो हमें यह समझना होगा कि आखिर में समाजवाद या सोशलिज्म क्या होता है। समाजवाद या सोशलिज्म कहते किसे हैं। यह क्लास पॉलिटिकल थ्योरी वाली क्लास नहीं है कि मैं यहां पे वो चीजें पढ़ाऊं, लेकिन यहां पे बहुत ही ब्रीफ में बता रहा हूं, एक बार में समझ लीजिएगा। देखिए, एक होती है डिमांड, यानी हिंदी में कहें तो मांग, ठीक है, और दूसरा होता है सप्लाई। सप्लाई हिंदी में कहें तो पूर्ति। एक आपकी डिमांड होती है, एक आपकी सप्लाई होती है। अब मान लीजिएगा कि किसी जगह पे मांग हो रही है, उसके अकॉर्डिंग आपको सप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है। अब जहां पर गवर्नमेंट अगर ये रूल एंड रेगुलेशन बनाती है कि कितनी सप्लाई होगी, किसकी सप्लाई होगी और किसको सप्लाई होगी, ध्यान से सुनना, कितनी सप्लाई होगी, किसकी सप्लाई होगी और किसको सप्लाई होगी, यानी इकोनॉमी में, पूरी अर्थव्यवस्था में किसका प्रोडक्शन होगा, कितना प्रोडक्शन होगा और उसका डिस्ट्रीब्यूशन किसको होगा, यानी प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन अगर उसका कंट्रोल गवर्नमेंट के पास में है तो वो सोशलिस्ट इकोनॉमी का पार्ट होता है, समाजवादी अर्थव्यवस्था का भाग होता है। पहली बात। दूसरी बात, जहां पे मांग और पूर्ति के लिए बाजार स्वतंत्र होता है, यानी निजी क्षेत्र यह तय करता है क्या उत्पादन करना, कितना उत्पादन करना, कब उत्पादन करना। मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए कि आज के समय में शराब पर सरकारी क्षेत्र का नियंत्रण है, तो लिकर का यदि आपको उत्पादन करना है, आपको पटाखों का उत्पादन करना है, आपको यदि ज्वलनशील पदार्थों का उत्पादन करना है, तो आपको गवर्नमेंट से परमिशन लेनी होगी, गवर्नमेंट का लाइसेंस लेना होगा। आपने कितना उत्पादन किया ये गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा, किसको बेचा ये गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा। लेकिन इस बोर्ड को बनाने के लिए गवर्नमेंट की परमिशन की जरूरत नहीं है। बात समझ पा रहे हैं? तो हुआ क्या कि जहां पर 100% कंट्रोल गवर्नमेंट का होता है उत्पादन की प्रक्रिया पर,
गवर्नमेंट जब पूरा कंट्रोल रखती है तो वो कैसा समाजवाद होता है? वो होता है कम्युनिस्ट सोशलिज्म। यानी साम्यवादी समाजवाद। लेकिन जहां पे कंट्रोल अब होता क्या है कि 100% स्टेट को तो कंट्रोल दे नहीं सकते, तो कुछ कंट्रोल राज्य के पास, कुछ कंट्रोल बाजार के पास में, कि उत्पादन किस चीज का होगा, उत्पादन वितरण पे नियंत्रण दोनों लोग करेंगे। आप लोगों को पता है ना 1991 के बाद में एलपीजी की पॉलिसी भारत में अपनाई गई थी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। तो जब वो पॉलिसी अपनाई गई थी तो इसीलिए सवाल होता है कि देखिए समाजवाद तो है, भारत में समाजवाद शब्द जोड़ा गया, तो समाजवाद का मतलब उत्पादन और मांग की जो पूर्ति वाला सप्लाई चेन है उसको गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी। यहां तक की बात यही समाजवाद होता है। भारत के समाजवाद पे हम आते हैं। यदि इंडिया के लिए सोशलिस्ट वर्ड यूज किया गया, समाजवादी शब्द प्रयोग किया गया, तो यह समाजवादी शब्द 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से आया था। यह चीज तो एकदम स्पष्ट है आप लोगों के लिए। संशोधन कब हुआ था? 1976 में, 1976 में। कौन सी गवर्नमेंट थी? इंदिरा गांधी गवर्नमेंट का यह समय हुआ करता था। एकदम क्लियर याद रखिएगा, इंदिरा गांधी गवर्नमेंट में 1976 में 42वां संविधान संशोधन है, उससे यह जोड़ा गया था। सब बात समझ में आई। अब ये जो एक्ट है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम, इस अधिनियम की सेक्शन नंबर 3 धारा 3, ये बहुत कम जगह स्पेशली बताया जाता है कि समाजवादी शब्द, पंथ निरपेक्ष शब्द और अखंडता, ये जो 3 शब्द नए आए थे संविधान संशोधन के माध्यम से, ये इस संविधान संशोधन अधिनियम का कौन सा सेक्शन है? तो सेक्शन 3 के अंदर ये शामिल है मेरे प्यारे साथियों। सेक्शन 3 आपको ध्यान रखना है, सेक्शन 3 आपको याद रखना। माफ कीजिएगा, ये सेक्शन 2 रहेगा मित्रों, माफ करना, स्लिप ऑफ टंग हो गया, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया। सेक्शन 2, फिर से मैं 3 दिख रहा हूं, देखिए गलतियां हो जाती हैं और इंसानों से ही होती है, हम भी इंसान हैं। तो 42वें संविधान संशोधन में धारा 2 द्वारा इसको लाया गया था, और लाने की जो तारीख है वो बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, 3 जनवरी 1977। ये वो तारीख है जब से ये प्रभावी हुआ था, इफेक्टिव हुआ था। तो लाया कब गया था? कौन कौन से शब्द हो गए? तीनों शब्द देख लो, पीछे आ जाओ, चाहे ये सोशलिस्ट, सेक्युलर, और आपका लास्ट के अंदर जो वर्ड आता है कहां चला गया भैया? ये रहा, एंड इंटीग्रिटी, यहां से लेके यहां तक, एंड इंटीग्रिटी। ये तीनों ही जो शब्द नए जोड़े गए थे संविधान संशोधन करके 42वां, जो कि 1976 में हुआ था, इस अधिनियम की धारा 2, जो कि प्रभावी कब होती है? 3 जनवरी 1977 को, तब ये शब्द शामिल किए गए थे। पहली बात तो ये। दूसरी बात यह कि जो समाजवादी शब्द प्रयोग हो रहा है, इसे समाजवादी का मतलब क्या है? मतलब तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन क्या भारत में सारा नियंत्रण डिमांड और सप्लाई का गवर्नमेंट के पास है क्या? नहीं, हम तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में हैं, हम तो मिक्स इकोनॉमी में चलते हैं। तो थोड़ा सा लिबरल किया गया, थोड़ा सा निजी क्षेत्र को जगह दी गई, थोड़ा सा सरकार भी बीच में आ गई, यानी हमने कुछ लोकतांत्रिक मूल्यों को इस समाजवाद में डाल दिया। इसलिए भारत में जो समाजवाद है, ये कौन सा समाजवाद है? डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, यानी लोकतांत्रिक समाजवाद। अब भारत में इस लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक अगर ये सोशलिज्म पूछा जाता है तो इसके प्रपाउंडर कौन थे? JL नेहरू, हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, इनकी विचारधारा के अंदर लोकतांत्रिक समाजवाद आया था। और भारत में लोकतांत्रिक समाजवाद जो शब्द है
वो ही प्रयोग किया गया है। भारत का समाजवाद कैसा समाजवाद है? लोकतांत्रिक समाजवाद है। मतलब इसके अंदर जो नियंत्रण है अर्थव्यवस्था पर वो पूर्णतः सरकार का नहीं है, बल्कि हम मिक्स इकोनॉमी में बिलीव कर रहे हैं, बल्कि हम एक वो अप्रोच डेवलप कर रहे हैं जिससे कि राष्ट्र की मतलब एक मजबूती हम दे पाए और अर्थव्यवस्था में धन का संकेंद्रण भी, सेंट्रलाइजेशन भी नहीं हो। ये नहीं हो कि अमीर अमीर हो गया, गरीब और गरीब हो गया, धन का संकेंद्रण हो गया। इसलिए ये शब्द आया था। अपने आप में विवादित भी ये बहुत कुछ रहा है। और यहां पे बाकी क्या क्या आर्टिकल्स वगैरह हैं वो तो समय के साथ में हम देखेंगे। तो ये शब्द आपको समाजवादी समझ में आ गया होगा। समाजवादी के अगला शब्द आता है प्यारे मित्रों सेक्युलर। अब ये सेक्युलर शब्द को समझिए। देखें, सेक्युलर या पंथ निरपेक्ष। अब ये सेक्युलर या पंथ निरपेक्ष किसे कहेंगे? सेक्युलर या पंथ निरपेक्ष होता क्या है? पहली बात मेरे प्यारे मित्रों, ध्यान से एक बात को सुन ले। एक शब्द आप सुनते हैं धर्मनिरपेक्ष, इसको मैं यहीं खत्म कर देता हूं, ध्यान रखना। धर्मनिरपेक्ष जो हिंदी का शब्द है, दैट इज नॉट द एग्जैक्ट ट्रांसलेशन ऑफ सेक्युलर। सेक्युलर का एग्जैक्ट ट्रांसलेशन होता है पंथ निरपेक्ष, बिकॉज इंडियन कॉन्टेक्स्ट में धर्म एक पॉजिटिव अप्रोच है, जबकि वेस्टर्न कंसर्न में रिलीजन एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट है। रिलीजन जो वर्ड होता है, मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा ज्ञान ले लीजिए, समझ लीजिए। रिलीजन बेसिकली एक वर्ड से आया है, वो वर्ड है रेलिगारे। रेलिगारे का मतलब होता है टू बाउंड अगेन। अब आप बोलेंगे सर ये कहां चले गए? सुन लो, नेगेटिव क्यों है? एक बार जब वेस्टर्न कल्चर में पूरा का पूरा एक स्वच्छंदता का माहौल हो गया था, न्यूडिटी समाज में फैल गई थी, नग्नता आ गई थी, बेशर्मी, बेहया, एक बोलते ना कि हर कुछ बिगड़ रहा था माहौल, तब लोगों ने बोला कि यार इनको फिर से बांधना पड़ेगा। बांधेंगे किससे? बोला कि राजा का डर तो है नहीं, अब डर किसका दिखाना होगा? ईश्वर का। तो ईश्वर को लाया गया, ईश्वर का नाम से लोगों में भय डाला गया फिर से बांधने के लिए। तो जो ग्रीक वर्ड यूज हुआ रेलिगारे, रेलिगारे का मतलब होता है टू बाउंड अगेन, फिर से बांधने की बात हो रही है, स्वच्छंदता को खत्म करने की बात थी। इसलिए वेस्टर्न कल्चर में हमारे शब्द प्रयोग होता है रिलीजन, लेकिन यहां पे जो धर्म शब्द होता है, धर्म शब्द का मतलब होता है धारयति इति धर्म, जो धारण करने योग्य है। वट एवर इज एक्सेप्टेबल इट इज धर्म। मैंने कहा कि माँ बाप की सेवा करना इज योर धर्म, तो वो हिंदू मुस्लिम सर ऐसा तो कोई धर्म नहीं, माँ बाप की सेवा जैसा कोई धर्म नहीं। अरे धर्म का मतलब क्या? धर्म इज अ लाइफस्टाइल। इंडियन कल्चर में धर्म का मतलब जीवन शैली से है। धारयति इति धर्म, जो धारण करने योग्य है वही धर्म है। राष्ट्र के लिए एक होना, राष्ट्र की मजबूती के लिए काम करना, ये हमारा धर्म है। प्यासे को पानी पिलाना हमारा धर्म है। वो सकारात्मक अप्रोच है। इसलिए सेक्युलर का ट्रांसलेशन ऑलवेज यू विल डू पंथ निरपेक्ष। चलिए, अब धर्म निरपेक्ष नहीं है, हम धर्म निरपेक्ष नहीं है, हम पंथ निरपेक्ष हैं। वी आर सेक्युलर। इफ आई विल ट्रांसलेट इट इनटू हिंदी, दैट मींस आई वुड से इंडिया इज ए पंथ निरपेक्ष नेशन। भारत, हम धर्म और धर्म निरपेक्ष होना भी नहीं है। अगर अपनी अच्छाइयों से, अपनी संस्कृति से विमुख हो गए तब तो खत्म हो जाओगे। और जो राष्ट्र अपनी संस्कृति से विमुख हुआ है, जिसने अपने कल्चर को छोड़ा है, वो नेस्त नाबूद कर दिया गया है। याद रखिए, एक मैं बात बताता हूं, मैं एग्जैक्टली आई एम फॉरगेटिंग द नेम ऑफ द ऑथर, बुक का नाम तो मैं भूल रहा हूं, लेकिन ये बड़ा फेमस कोटेशन हुआ कि जब अफ्रीका कोई कंट्री में, वहां पे साउथ अफ्रीका में या कोई अफ्रीकन कंट्रीज में किसी ने लिखा था ये कि जब ये अंग्रेज, जब ईसाई हमारे यहां पे आए, जो शब्द यूज हुआ था क्रिश्चियन हुआ, जब क्रिश्चियन हमारे देश में आए तब हमारे हाथ में सोना था, हमारे हाथ में राज्य था और उनके हाथ में बाइबल थी। लेकिन कुछ समय बाद में क्या हुआ? हमारे हाथ में बाइबल आ गई और उनके हाथ में हमारा सोना चला गया। बात समझ में आ गई होगी मैं क्या बोलना जा रहा हूं। उन्होंने दे एक्चुअली यूज द रिलीजन, उन्होंने धर्म का प्रयोग किया टू एक्सप्लोटेशन के लिए। तो हम, वो रिलीजन की बात है, हम धर्म की बात करें तो धर्म से निरपेक्ष नहीं होना, पंथ से निरपेक्ष होना चाहिए। अपने इंडिविजुअल, सबका सम्मान रहे। अच्छा, चलिए आप पॉइंट पे आते हैं। तो इस पंथ निरपेक्ष शब्द को समझते हैं। पंथ निरपेक्ष का मतलब क्या है कि जो इंडिया है, इंडिया एज ए स्टेट, भारत एक राज्य के रूप में, राज्य वही 5 गुण वाला, पॉलिटिकल साइंस के बच्चे हो ना, इसलिए ज्यादा कमजोर वाली बात नहीं समझेंगे। भारत को एक राज्य के रूप में यदि देखा जाए तो हम कहेंगे इंडिया इज ए सेक्युलर कंट्री। अब सेक्युलर के भी 2 मायने हैं, एक नेगेटिव सेक्युलरिज्म, एक पॉजिटिव सेक्युलरिज्म। आप बोलेंगे सर रिलीजन में भी नेगेटिव पॉजिटिव, इधर बिल्कुल
पॉजिटिव नेगेटिव सेक्युलरिज्म वेस्टर्न कल्चर की बात है कि राज्य का किसी भी धर्म से कोई संबंध नहीं है, यानी स्टेट का ऐसे रिलेशन है कि धर्म अपनी तरफ अपनी जैसे जो देखो, कोई प्रोटेक्शन स्टेट का नहीं होगा और स्टेट अपना काम करेगा। धर्म को राज्य से मतलब नहीं, राज्य को धर्म से मतलब नहीं। लेकिन इंडिया में पॉजिटिव है, जितने भी धर्म हैं उन सबको समान रूप से संरक्षित करने का कार्य भारत का संविधान करेगा, भारत की सरकार करेगी। तो हमारा जो राज्य है वो क्या करेगा, सभी धर्मों का समान संरक्षण करेगा, इक्वल प्रोटेक्शन टू ऑल रिलीजन, सभी धर्मों को समान रूप से। इसलिए जो भारत का सेक्युलरिज्म है वो कैसा सेक्युलरिज्म है, पॉजिटिव सेक्युलरिज्म या सकारात्मक पंथ निरपेक्षता भारत में अपनाई गई है। बात समझ में आ गई। और ये जो सेक्युलर वर्ड है इसके लिए भी सेम वही बात याद रखेंगे, 42वां संविधान संशोधन 1976, धारा कौन सी है, एक्ट की धारा 2, और लागू कब से होता है, लागू होने की डेट आप लोगों को पता ही है, 3 जनवरी 1977, 3 जनवरी 1977 से इस शब्द को भारतीय संविधान की प्रस्तावना में माफी चाहूंगा, एक्चुअली तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, एक्सक्यूज मी। सो यहां तक की बात एकदम क्लियर हो जानी चाहिए। सभी धर्मों का समान संरक्षण भारत कर रहा है, इसलिए हम पॉजिटिव सेक्युलरिज्म में हैं। जबकि यूएसए में आप देखेंगे तो चर्च में और स्टेट में एकदम ऑपोजिट रिलेशन, मतलब अपोजिट मतलब न्यूट्रल है, वो धर्म को लेके किसी तरह का प्रोटेक्शन नहीं है। लेकिन हमने यहां पे जितना हिंदू धर्म को समर्थन दिया उतना सरकार इस्लाम के साथ है, उतना सिखिज्म, उतना जैनिज्म, उतना बुद्धिज्म, उतने एथिस्ट भी, जो किसी धर्म को नहीं मानते उनको भी समान संरक्षण है। तो सबके लिए कुछ बेहतर करने की बात है। इसलिए हम धर्म निरपेक्ष नहीं हैं, हम पंथ निरपेक्ष हैं। धर्म क्या है, आज पूरी दुनिया में हम हिंदुस्तानी हैं, यही हमारा कल्चर है। तो कल्चर को लेकर के थोड़ा पॉजिटिव होना चाहिए, संस्कृति को लेकर, अपने राष्ट्र को लेकर पॉजिटिव होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, भारत एक जीता जागता राष्ट्र पुरुष है, और जिसने इस राष्ट्र का सम्मान, उसकी राष्ट्रीयता का सम्मान नहीं है, वहां पे भैया खाली डमरू हैं, जिसको बोलते ना कि कोई मतलब वाली बात नहीं होगी। इसलिए पंथ निरपेक्ष बनना है, धर्म निरपेक्ष नहीं। सेक्युलरिज्म का मतलब पंथ निरपेक्ष होता है। तो सभी धर्मों का समान संरक्षण, इसके पूरे के पूरे थीम हमने क्लियर किए हैं। अगला हमारा जो पॉइंट आता है मेरे प्यारे साथियों, वो आता है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। अब यहां पे हमारे को 2 शब्द देखिए, एक आया है पंथ निरपेक्ष तो हो गया, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तो एक तो हम देखते हैं डेमोक्रेसी क्या है, एक डेमोक्रेट, ये रिपब्लिक किसे कहा गया है। देखिए अगला शब्द क्या आया, डेमोक्रेटिक, यानी लोकतांत्रिक। बहुत सरल है यार, इसमें तो कुछ भी नहीं है। अमेरिकन प्रेसिडेंट हुए हैं अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन का एक बड़ा ही फेमस कोटेशन है, द रूल ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। ध्यान से सुनिएगा, रूल ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। यानी जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन करना ही लोकतंत्र कहलाता है। हम क्या करते हैं, हम जनता का, पहली बात तो शासन जनता का है, जनता के लिए है और जनता के द्वारा है। हमारा एमएलए हम में से चुन के जाता है, तो हम ही हमारे लिए हमारे द्वारा शासन करते हैं। अब्राहम लिंकन कहते हैं यही डेमोक्रेसी है। तो भारत में कुल मिलाकर के मतलब आपको यह मानना पड़ेगा मित्रों कि यहां पर हम किसी भी प्रकार के राजतंत्रात्मक नहीं, हम अपने अधिकार हैं, हम लोकतंत्र में जी रहे हैं, जहां पे जनता के लिए और जनता के द्वारा
शासन किया जाता है, यही लोकतंत्र है। तो जो भारत में पहले राजतंत्र हुआ करता था, यह उसका विरोधी है। दैट्स व्हाई, और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने का गौरव हमें प्राप्त है, दुनिया का सबसे मजबूत लोकतंत्र होने का गौरव हमें प्राप्त है, जबकि सबसे पुरानी डेमोक्रेसी है यूएसए की, सबसे बिगेस्ट डेमोक्रेसी है इंडिया की। तो ये बात आप लोगों को पता अच्छे से होनी चाहिए। अब बात यह है कि भारत में डेमोक्रेसी कैसी है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी है या इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है? तो भैया हम इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में बिलीव करते हैं, यानी भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। ये हाईलाइट कर लेना, ये सवाल बहुत बार पूछा गया है और पूछा जाएगा। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का मतलब होता है कि जनता अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के माध्यम से, अपने वार्ड मेंबर हो गए, आपके पंचायत समिति के सदस्य हो गए, आपके विधायक हो गए, आपके एमएलए, एमएलसी, एमपी, इनके माध्यम से हम शासन करते हैं। हमारा जो इवन राष्ट्रपति भी है, वो भी अप्रत्यक्ष रूप से जनता ही तो निर्वाचित करती है। हमारे प्रतिनिधि उनको वोट दे रहे होते हैं, हमारे प्रतिनिधि उनको हटा रहे होते हैं। तो हम अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में जाते हैं। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में तो जनता ही सारे, तो आप सोचिए 130 करोड़ की जनता के साथ क्या ये संभव है कि एक एक काम जनता करे, सारे कानून जनता मिलकर के बनाए? असंभव, इम्पॉसिबल। तो इस इम्पॉसिबल को हमने अपने सुविधानुसार इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में शामिल किया। लगे हाथ में यहां पे मैं दूसरा शब्द और आपको समझाता हूं। दूसरा शब्द है हमारा रिपब्लिक। रिपब्लिक मतलब गणतंत्र। तो बहुत सारे लोग तो इस लोकतंत्र और गणतंत्र को एक ही समझते हैं। गणतंत्र का मतलब बहुत सीधा है, मतलब कि किसी भी देश का हेड ऑफ द नेशन, यानी राष्ट्राध्यक्ष, हेड ऑफ द नेशन क्या होगा? इलेक्टेड या निर्वाचित होगा। इलेक्टेड या निर्वाचित होगा, बात समझें। यानी मान लीजिए कि ब्रिटेन है, ब्रिटेन का हेड ऑफ द नेशन कौन है? वहां का किंग है। भारत का हेड ऑफ द नेशन कौन है? यहां के राष्ट्रपति हैं। तो वहां की जो किंग या क्वीन जो वहां पे बैठती है, ही और शी इज द हेड ऑफ द नेशन। तो ब्रिटेन में डेमोक्रेसी तो है, बट दे आर नॉट रिपब्लिक। बात को समझिएगा, दे हैव डेमोक्रेसी बट दे आर नॉट रिपब्लिक। भारत में डेमोक्रेसी भी है और रिपब्लिक भी है। वो लोकतंत्रात्मक राजतंत्र है इंग्लैंड में, लेकिन हम लोकतंत्रात्मक गणराज्य हैं। इसीलिए हमारी संविधान की प्रस्तावना में वो शब्द बड़ा शान से लिखा है, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। गणराज्य मतलब हमारा जो हेड ऑफ द नेशन है, हेड ऑफ द नेशन इज मोस्ट पावरफुल, दमदार आदमी है, जनता ने चुना है। लेकिन ब्रिटेन में वंशानुगत होता है, वंश में उसकी बेटी, उसका बेटा, परिवार चलता है। बात समझ में आ रही है? इसीलिए आपको ध्यान में रखना होगा कि किसी भी राज्य का, किसी भी राष्ट्र का जो अध्यक्ष है, हेड, अब बोलेंगे सर प्रधानमंत्री कौन हुए? प्रधानमंत्री हुए हेड ऑफ द गवर्नमेंट, यानी शासनाध्यक्ष। तो शासनाध्यक्ष लोकतंत्र का प्रतीक है, तो राष्ट्राध्यक्ष रिपब्लिक का प्रतीक है, राइट? हेड ऑफ द गवर्नमेंट इज actually representative of the democracy and the head of the nation is the representative of the republic. क्लियर है? तो रिपब्लिक शब्द की व्याख्या भी एकदम क्लियर आपके सामने हो चुकी है। अब हमारे सामने क्या शब्द आता है मेरे प्यारे साथियों? सिंपल देखिए, एक शब्द है यहां पे न्याय। तो न्याय 3 बताए गए हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। दैट मीन्स जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। तो सामाजिक न्याय का मतलब समझो, बहुत सरल है भाई, इनमें कोई टफ नहीं है। यानी छुआछूत का अंत होना, समाज में सबको बराबरी का दर्जा देना, किसी भी प्रकार के भेदभाव को मिटाना, ही सामाजिक न्याय है। दूसरी बात आती है हमारा आर्थिक न्याय। आर्थिक न्याय का मतलब यह है कि सभी को रोजगार के समान अवसर यथास्थिति प्रदान किए जाए। मतलब समानों के साथ समान व्यवहार और असमानों के साथ असमान व्यवहार। ट्रीट इक्वल टू इक्वली एंड अनइक्वल टू अनइक्वली। यानी हर कोई व्यक्ति अपनी योग्यता के हिसाब से उसको अवसर मिले कि वो रोजगार पा सके, उसको अवसर मिले कि वो अपना बिजनेस कर सके। किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन से उसको हम अलग नहीं कर सकते कि तुम पर्टिकुलर इस वर्ग के हो तो आप ये रोजगार नहीं कर सकते। सबको सबकी छूट होगी। यही इकोनॉमिक
जस्टिस की बात है। एंड आखिरी जस्टिस आता है तीसरा, पॉलिटिकल जस्टिस, राजनीतिक न्याय। राजनीतिक न्याय का मतलब यह है कि आपको मत देने का अधिकार होगा, वोट, राइट टू वोट, आपको चुनाव लड़ने का अधिकार होगा, राइट टू इलेक्ट, आपको अपनी योग्यता के हिसाब से सरकारी नौकरी तक आप मूव करोगे, वो भी आपका पॉलिटिकल राइट है, आप सरकार का विरोध कर सकते हो, ये भी आपका पॉलिटिकल राइट है। तो पॉलिटिकल जस्टिस की बात हो रही है। तो तीन प्रकार के न्याय हो गए, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस एंड द पॉलिटिकल जस्टिस। तीनों न्याय क्लियर होने चाहिए। इसके बाद में आती है लिबर्टी। लिबर्टी में कितनी है? लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। विचार का मतलब आप किसी के लिए सकारात्मक, नकारात्मक हो सकते हैं, आप किसी के लिए अच्छा बुरा सोच सकते हैं, आपके मन में आप फ्री हैं। आप सोच सकते हैं पारिक सर बहुत बुरा पढ़ाते हैं, आपका राइट है। आप सोच सकते हैं पारिक सर तो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, आपको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता ना, आपकी विचार की स्वतंत्रता है। उसके साथ में अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति की आजादी क्या है? आप अभी कमेंट कर रहे हैं, समझ में आ रहा है सर, कुछ बोलेंगे अरे बकवास है सर, ये कोई बोलेगा नहीं नहीं बहुत अच्छा है। बात समझ रहे हैं? आप अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस कर सकते हो। मन में किसी के लिए फील आया, ये तो सिर्फ मेरे लिए ही बनी है, ये तो सिर्फ मेरे लिए ही बना है, अरे बना है, बनी है, लाल वाली मेरी, पीली वाली तेरी। बात समझ रहे हो? तो सोचना एक अलग बात है, मन की ख्याली पुलाव कोई भी पका सकता है। अब पकाने के बाद में उसको अभिव्यक्त करने की जब बात आएगी, जब बोलते हैं ना कि मन की बातें मन में नहीं रखनी चाहिए, कह देनी चाहिए, तो आपके पास अधिकार है कि आप, अभिव्यक्ति की आजादी है, लेकिन इसके ऊपर युक्ति युक्त निर्बंधन लगे हुए हैं, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी लगे हुए हैं। वो सारी बातें जब हम अनुच्छेद 15, 16, 17, 18 पढ़ेंगे तब मैं समझाऊंगा। तो अभिव्यक्त आप कर लो, विश्वास, बिलीफ, रिलीजन, आप कोई भी धर्म मानो, उपासना, आप उपासना की पद्धति आपकी अलग हो सकती है। जैसे हिंदू धर्म में उपासना की अनेक पद्धतियां हैं, मेडिटेशन की अलग पद्धति है, कर्मकांड में विभिन्न विधान है, इस्लाम में, मुस्लिमों में, शिया और सुन्नी में एक कुरान, एक रिलीजन के फॉलोअर हैं, लेकिन नमाज करने की पद्धति में कुछ बेसिक डिफरेंसेस आ जाते हैं। तो वो उपासना की अपनी अपनी छूट है। इसके बाद में आती है इक्वालिटी, हम देंगे समता, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी एंड प्रमोशन अमंग ऑल देम, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, यानी सबको समानता देंगे, प्रतिष्ठा देंगे, इज्जत देंगे, और उन सब में राष्ट्र की एकता और अखंडता। ये सर, ये जो और अखंडता है, ये भी 42वें संविधान संशोधन 1976 से पैराग्राफ नंबर 6 के अंदर शामिल किया गया था। और कब से प्रभावी है? सेम डेट आपको ध्यान में रखनी, 3 जनवरी 1977, ठीक है जी। और उसके बाद के अंदर तारीख साफ लिखे, दृढ़ संकल्प होकर इस संविधान सभा में आज 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर। लेकिन ये हिंदी वालों में ध्यान रखना भाई, ये मैं इंग्लिश वालों, हिंदी वालों तो रट लेंगे, तुम भी रट लेना, इसको भूलना नहीं। मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी, ये पूछा गया है, हिंदी तारीख कौन सी है? कैन यू टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस? और आप अगर कहें तो इसको हम थोड़ा सा बड़ा भी कर सकते हैं। नहीं हो पा रहा है, नहीं भैया, टेक्निकल कुछ दिक्कत हो जाएगी, बाकी सारा तो दाएं बाएं हो ही गया। ये लीजिए, तो यहां पे आप लोगों को ध्यान से सुन लेना, समझ लेना। संवत मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी। तो मेरे प्यारे साथियों, लगभग यहां पे हम ये देख चुके हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से बारीक पॉइंट यहां पे हैं। कुछ एक दो बातें कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, वो सारी बातें हम अगले सेशन में करेंगे। और उसके साथ में पार्ट 1 को अब शुरू करने वाले हैं। तो आपके कोई सवाल हो ना, उन सबको हम अगले सेशन में आप लोगों तक लेके आएंगे। और अगर पसंद आया हो तो कमेंट करके जरूर बताना, सर पढ़ के मजा आया। तो भैया चलते हैं, फिर विदा लेते हैं। साथ साथ में सूचना आपको दे देते हैं कि हमारे साथ में जुड़िए प्यारे बच्चों, अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन यूज कीजिए, कोड पारिक 10 PAREEK10, और इसमें आपको पेपर 1 और पेपर 2 दोनों दमदार तरीके से पढ़ने को मिलेगा। याद रखना है 12 महीना और 24 महीना नया कोर्स स्टार्ट हो चुका है और ऑलरेडी चल रहा है, बिल्कुल नया कोर्स है। और उसका जो अगला कोर्स है वो 24 नवंबर को रहेगा। टाइमिंग होगी सुबह के 7 बजे, ठीक है, मॉर्निंग 7 AM पे।
और हमारे जो स्पेशल सेशन है वो 8:35 AM पे, और उसका अगला वाला स्पेशल सेशन सुबह 10 बजे आपके साथ में हम लाइव करेंगे। और ये जो पहला वाला होगा ये हमारा पेपर 2 का यानी पॉलिटिकल साइंस का होगा, और ये वाला पेपर 1 का होगा जिसमें हम रैंडम टॉपिक यूजीसी नेट के लिए पढ़ेंगे। तो ये बात आपके माइंड में रखनी है, और अपने पूरे कोर्स में सबको लाइव रहना है। सो जो भी लोग अभी ज्वाइन करने का विचार बहुत लोगों ने बना लिया है, बहुत लोग सोच रहे हैं सर आज नहीं कल नहीं सर सब्सक्रिप्शन, भाई ले लो, डोंट गेट डिले, यूज कोड PARIK10, पार लग जाएगी भैया। तो जोड़ना है सभी लोगों को दमदार तरीके से, और इससे बेहतरीन पॉलिटिकल साइंस पेपर में तैयारी आपको नहीं मिलेगी अभी तक। तो और कोई नए तैयार हो रहे हो तो कह नहीं सकते। हम नंबर 1 के लिए नहीं, ओनली 1 की फाइट है, हम भी ओनली 1 है, तो आप भी ओनली 1 की जैसा एकदम सिलेक्शन निकालना है। चलिए प्यारे बच्चों, मिलके अच्छा लगा, आज आपसे बात हुई। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी माय डियर फ्रेंड्स। फिर मुलाकात करेंगे आपके साथ में कल इसी टाइम पे। एक बढ़िया, कल तो नहीं, कल तो हमारा ऑफ रहेगा ना, हम अब क्लास लेंगे आपकी नेक्स्ट मंडे को। तो हमारा मंडे को क्लास नहीं, जो नेक्स्ट जो क्लास होगी वो अब छुट्टी के बाद में। सो तब तक के लिए चिल करिए, टेक केयर, गुड बाय, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, स्टे पॉजिटिव। और पॉजिटिविटी के साथ में लाइफ के हर गोल में, हर प्रॉब्लम में, हर खुशी में एक बात बोलनी है, लेट्स क्रैक इट। टेक केयर माय डियर फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।